Good afternoon, students. Welcome to my new channel AD Political Classes by सीमा आर्या। MA पॉलिटिकल साइंस फाइनल का हम फोर्थ सेक्शन बेटा कर रहे हैं, जिस बुक का नाम है भारत की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी। और सेक्शन फोर का बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया है, जिसको कहते हैं सार्क। इसके हम कौन कौन से, अभी मैंने एक पेज आपको इससे पिछली वीडियो में दिया था, इसके जो मेन पॉइंट आपको लर्न करने हैं, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा इम्प्रेसिव लगेगा, बहुत ही अच्छा हाईलाइट होगा। तो वो एक पेज सेक्शन 4 का आप इस क्वेश्चन का वीडियो 1 में है, वो आप ज़रूर देखें। उसमें इंट्रोडक्शन भी है। इंट्रोडक्शन के बाद जब हम थ्योरी करेंगे इस क्वेश्चन की, उसमें हम करेंगे भूमिका, फिर करेंगे उद्देश्य, फिर इसके सिद्धांत क्या हैं, संस्थाएं कौन कौन सी है, महत्व और समस्याएं। मतलब एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। अगर आप कोई भी टॉपिक आपके पेपर में आ जाता है, बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भूमिका। जो वीडियो 1 में है वो तो आपने बेटा करना ही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सारी बातें। देखिए, फिर आप इसको ऐसे पैराग्राफ में लिखोगे। सार्क की स्थापना 7 व 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में दक्षिण एशिया के 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, हमारे राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, उनके सम्मेलन में हुई इसकी स्थापना। बाद में अफगानिस्तान को भी मिलाकर 8 देश जो थे ये बन गए। ये है भारत। मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको याद करने की, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एवं अफगानिस्तान। सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है। सार्क की स्थापना के साथ ही सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा प्रति वर्ष, मतलब हर साल, सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मतलब इन 8 देशों ने मिलके अपना एक संगठन बनाया है, जिसका मुख्यालय है काठमांडू में। स्थापना हुई है 7-8 दिसंबर को, और इसमें प्रति वर्ष हर साल सम्मेलन आयोजित करने का इन्होंने क्या लिया, निर्णय लिया। ठीक है बेटा, फर्स्ट वीडियो प्लस ये भूमिका, आपका 1.5 पेज तैयार हो जाता है इस क्वेश्चन का। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा उद्देश्य। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सार्क के उद्देश्य क्या है। सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों में प्रदान आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग। मतलब क्या प्रदान करना, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग प्रदान करना और उनका विस्तार करना, एवं दक्षिण एशियाई वैज्ञानिक तकनीकी के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। कौन कौन सी चीज़ें करना बेटा, एक तो सांस्कृतिक सहयोग की बात कर रहे हैं, एक आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग के साथ वैज्ञानिक व तकनीक के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। अब उद्देश्य को आप ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहला क्या हो गया, दक्षिण एशियाई की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। कि ये सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, ये तो सब करेंगे ही करेंगे, साथ ही जनता के कल्याण और उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएंगे मिलके। उसके बाद दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। ठीक है, जो दक्षिण एशिया वाले देश हैं उनकी सामूहिक आत्मनिर्भर बने वो, और देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी पारस्परिक सहयोग भी बढ़ाना। तेजी तो लाना, लेकिन इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना। आपसी विश्वास रखना, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। देखना कि हमारे आसपास के जो देश हैं, जो हम इकट्ठे हुए हैं, इनका मूल्यांकन करना और उसको बताना कि आपकी यहाँ कमी है, इसको दूर कीजिए, और विश्वास बना के रखना। अन्य विकासशील देश जो विकसित हो चुके हैं उनके साथ सहयोग में वृद्धि करना, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत सी सहायता भी मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत करना, कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना मिलके। जो अभी हम पढ़ के आए हैं बेटा, वो थे सार्क के उद्देश्य। अब अगर हम सिद्धांत की बात करें, अब मिलते जुलते से हैं सिद्धांत। सबसे पहला क्या हो गया, आपसी लाभ। इन्होंने क्यों बनाया ये संगठन, कि हमारा सबका आपसी लाभ हो, सहयोग करें, समानता की दृष्टि से देखें सभी देशों को, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखें, राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करें एक दूसरे देश को। ठीक है, दूसरे देशों के मामलों में कोई हस्तक्षेप ना करें। हमारा साथ देने का काम है, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का नहीं। संप्रभुता,
द्विपक्षीय सहयोग बना के रखें और यहाँ तक कि बहुपक्षीय, बहुत सारे आपस में सहयोग भी बनाने हैं, बहुपक्ष जिसके बहुत सारे पक्ष हों। ठीक है बेटा, ये सारे क्या हैं, सिद्धांत हैं। ऊपर जो हम पढ़ के आए थे वो क्या थे, उद्देश्य थे। अब हम इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अब जब सिद्धांतों की डिटेल पढ़ेंगे तो चार्टर में ऊपर लिखे सिद्धांतों का वर्णन है कि सार्क के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों के विरुद्ध नहीं होगा। कि इस चार्टर में लिखा है कि जो हमारा क्षेत्रीय सहयोग होगा, अपने क्षेत्र का सहयोग होगा, वो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। सबका भला होना चाहिए, इसमें साझा हित होने चाहिए। अब अगर हमें पूछ लिया जाए इसकी संस्थाएं कौन कौन सी हैं, सार्क जो बनाया इतने देशों ने मिलकर, एक तो इनके जो शिखर सम्मेलन हुए, मंत्री परिषद भी है, इनकी स्थायी समिति भी है, तकनीकी समितियां भी हैं और कार्यकारिणी समितियां भी हैं, सचिवालय भी है। ये 6 इनकी संस्थाएं हैं जो काम करती हैं। अब आइए हम इन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली है दक्षेश, जिसको कहते हैं हम सार्क की संरचना में सदस्य देशों के विदेश मंत्री जो होते हैं या विदेश सचिव होते हैं या शासनाध्यक्ष जो होते हैं वो सब शामिल होते हैं। मतलब विदेश मंत्री, सचिव और शासन के हमारे अध्यक्ष, ये सब इसकी संरचना के सदस्य हैं और ये इसकी हर बैठक में शामिल होते हैं। नीचे के स्तर पर भी अनेक समितियां होती हैं जो कार्यक्रम को क्रियान्वित करना तथा जो ये वित्तीय मतलब पैसों से रिलेटेड एक प्रशासकीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने को संचालित करती हैं। मतलब जो नीचे स्तर की भी बहुत सारी समितियां होती हैं वो इन कार्यक्रमों को, जो भी ये शिखर सम्मेलन होते हैं अपने उसमें बैठ के करते हैं, जो भी ये निर्णय निकालते हैं कि हमें ये कार्य करना है, तो उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित मतलब कार्य करना, उनके ऊपर काम करने के लिए वित्तीय और एक प्रशासकीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपने संचालित करती हैं, अपने सारे कार्यक्रमों को करती हैं। तकनीकी समिति में विशेषज्ञ होते हैं, जो तकनीकी समितियां होती हैं उनमें ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो अपनी रिपोर्ट स्थायी समिति को देते हैं। वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे एक सारे कामों की, और जितना काम जहां तक पहुंचा है और उसकी रिपोर्ट किसको देंगे, स्थायी समिति को देंगे। स्थायी समिति कार्यों का लेखा जोखा रखती है। स्थायी समिति एक ऐसी समिति है जो इसके सभी काम, कितने काम हुए, किस देश में क्या किया, कितना आयात निर्यात हुआ, इन सब का लेखा जोखा रखती है स्थायी समिति। सभी देशों के विदेश मंत्री स्वयं को एक मंत्री परिषद के रूप में संगठित करते हैं, एक मंत्री परिषद मानते हैं, सारे मिलकर इस तरह से काम करते हैं कि जैसे देश में हमारी मंत्री परिषद अपने देश के लिए काम करती है, वैसे ही सार्क की मंत्री परिषद जो है वो इन सभी देशों के लिए काम करती है। सर्वोच्च स्तर पर राज्य या सरकारों के अध्यक्षों का वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। इनके वार्षिक शिखर सम्मेलन होते रहते हैं बेटा, और ये थी संस्थाएं। अब हम पढ़ेंगे महत्व क्या हो गया, क्यों बनाया गया बेटा, ये हम अगर बात करें तो क्यों बनाया गया इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना, सबसे पहला हो गया। व्यापार के अवसर, सुरक्षा और स्थिरता। उसके बाद आती है सांस्कृतिक जुड़ाव, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान, वैश्विक स्तर पर नेतृत्व। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, सुरक्षा बढ़ाना, सांस्कृतिक जुड़ाव पैदा करना, समस्याओं के समाधान करना और विश्व के स्तर पर अपने नेतृत्व करना। इसके बाद हम पढ़ेंगे नवंबर 2014 में काठमांडू शिखर सम्मेलन में अनेक राष्ट्रों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान आदि ने भाग लिया। अब हम इसके महत्व पढ़ रहे हैं ना, उसी के बारे में है बेटा ये। इससे स्पष्ट है कि सार्क का जो वैश्विक विस्तार हो रहा है। सबसे पहला महत्व तो क्या है कि जब 2014 का शिखर सम्मेलन हुआ बेटा, उसमें बहुत सारे देश आए, तो इससे पता चला ना कि इसका महत्व है सार्क का, तभी तो वो देश आए, उन्होंने नेतृत्व में भाग लिया। उसके बाद सार्क भारत को अपने पड़ोसी मुल्क के साथ व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और तकनीकी क्षेत्र में जुड़ने का मौका दे रहा है। ठीक है, ये भारत को पड़ोसी देशों के साथ मिलने का मौका दे रहा है, जुड़ने का मौका दे रहा है। कौन कौन सी चीज़ों में, व्यापार में, शिक्षा में, विज्ञान में और संस्कृति में।
अब सार्क भले ही आर्थिक सहयोग के विकास में पूर्ण नहीं हो पाया, देखो बहुत पैसा चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को करने के लिए, बाय चांस ये आर्थिक सहयोग के विकास में पूर्ण नहीं हो पाया है, लेकिन राजनीतिक महत्व अधिक है। क्यों है राजनीतिक महत्व अधिक? क्योंकि शिखर सम्मेलन के माध्यम से द्विपक्षीय तनाव, जो तनाव दूसरे देशों के साथ हमारे बनते हैं, पड़ोसी देशों के साथ, और गतिरोध की जो उत्पन्न होते हैं उनको दूर करने में मदद मिलती है। देखो जब हम सारे देश मिलके बैठ के बातचीत करेंगे, हमारे अंदर प्यार सहानुभूति ये जागृत होती है, तो हम राजनीतिक महत्व को तो बिल्कुल इम्पोर्टेंस देते हैं, भले ही हमारा आर्थिक सहयोग इसमें कम रहा हो। उसके बाद देखो गरीबी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा जैसे मुद्दों पर सार्क साझा रणनीति बनाने का प्लेटफॉर्म दे रहा है, कि इन सारे मुद्दों पर सार्क जो है वो कहता है कि सभी मिलके काम करो, भारत को और देशों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि तुम इन सारी नेगेटिव पॉइंट्स पे काम कर सकते हो जो हमारे पर्यावरण में चल रहे हैं या जिनसे हम जूझ रहे हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आता है आप यहाँ देखेंगे, सार्क भारत की क्षेत्रीय नेतृत्वकारी भूमिका को मजबूत कर रहा है, क्योंकि भारत जो है वो क्षेत्र में सबसे बड़ा है, तो ये नेतृत्व करता है इन सब का, क्योंकि भारत सबसे बड़ा देश है, तो एक नेतृत्व करने की भी भूमिका भारत अदा कर रहा है जो मजबूत बनाता है देश को। अतः भारत के लिए सार्क का महत्व क्षेत्रीय सहयोग, शांति, व्यापार, सांस्कृतिक जुड़ाव और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व को बढ़ाना देना ही है। अभी आगे हमारा एक टॉपिक और बचता है, वो देखते हैं इसी का ही। आगे एक टॉपिक इसका रहता है 6 नंबर पे, समस्याएं। समस्याएं कौन कौन सी हैं बेटा? सबसे पहली है कमजोर संरचना इसकी और निर्णय प्रक्रिया में जो बाधा आती है। चीन क्या प्रभाव डालता है, ये भी इसकी समस्या है। आतंकवाद और सुरक्षा मुद्दे, ये भी समस्या हो गई। राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सहयोग में कमी, आपसी अविश्वास है देशों में, भारत पाकिस्तान विवाद, क्योंकि इसमें सदस्य देश जो है उसमें भारत भी आ गया और पाकिस्तान भी आ गया, दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो ये विवाद हमेशा रहता है। अब इन समस्याओं को भी हम बेटा इसमें डिस्कस करेंगे। सार्क की कोई मजबूत आर्थिक एवं सैन्य शक्ति न होने के कारण फैसलों पर क्रियात्मक रूप नहीं हो पाया है। देखो चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है, पर कई देश चीन से नज़दीकियां जो है बढ़ा रहे हैं। इससे भारत की नेतृत्वकारी भूमिका कमज़ोर हो रही है। जब चीन जो है वो सदस्य नहीं है, लेकिन वो दूसरे देशों से अपनी नज़दीकियां बढ़ा के भारत को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, इससे भारत के नेतृत्व पर कमी आती है बेटा, कमज़ोर होता है। उससे क्या, उसके बाद क्या आता है, जो सार्क है वो निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाते हैं। जो भी निर्णय लेना है सारी संगठन होके जो संगठित होते हैं देश, तो वो सबकी सहमति उसमें होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, तनाव के कारण सहमति नहीं बन पाती, क्योंकि ये किसी न किसी मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे पे मान लो वहाँ पे लड़ने लग जाएं, और जो जिस उद्देश्य के लिए वो बैठक हुई है उसका कोई नतीजा ही ना निकले। ये इसके भी तनाव के कारण आ जाते हैं फिर बीच में भारत पाकिस्तान की वजह से। ये हमारी समस्याएं हैं इसको लेके। सार्क के देशों में परस्पर अविश्वास का वातावरण है, क्योंकि इतिहास के बोझ के कारण सीमा विवाद की समस्या जो है और असमान स्थिति के कारण सहयोग प्रभावित होता रहता है। पहले तो देखो इतिहास के बोझ के कारण सीमा विवाद की समस्या चल रही है, सारे देशों की सीमाएं जहाँ मिलती हैं तो वहाँ कोई ना कोई विवाद होता ही है। असमान स्थिति के कारण सहयोग प्रभावित होता है, ठीक है। और पड़ोसी देशों को लगता है कि भारत बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा है। अब देखो भारत का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा देश भारत है, नेपाल भी छोटा है, श्रीलंका भी छोटा है, तो उनको क्या लगता है, अविश्वास होता है कि ये तो बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए भारत को शंका की दृष्टि से देखते हैं बेटा। अब जो सार्क देशों में भारत की एकमात्र ऐसा देश है जो प्रतियोगी मूल्यों पर वस्तुओं का उत्पादन करता है। प्रतियोगी मतलब एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता जैसे लगी होती है ना, कि हाँ अच्छे मूल्य पर वस्तुओं का उत्पादन करता है और अन्य देशों को निर्यात भी कर देता है। अभी अच्छे मूल्यों पर निर्यात तो कर देता है लेकिन उन छोटे देश, लेकिन भारत दूसरे देशों से बहुत कम आयात करता है, उनसे लेना मुश्किल हो जाता है भारत को, क्योंकि देखो भारत की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, ठीक है, तो जिससे पड़ोसी देशों में जो भुगतान की समस्या बढ़ रही है। अब वो क्या देश चाहते हैं कि अगर हम सामान ले रहे हैं तो हमारा भी तो सामान बिकवाओ,
अच्छे मूल्यों पर लो ताकि हम भी विकास कर सकें। तो ये भुगतान की समस्या है जो ये भी बढ़ रही है, इसलिए ये सारी क्या थी बेटा, समस्याएं थी। और अब हम निष्कर्ष रूप में देखो क्या कह सकते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें इसमें तो क्या कहेंगे कि सार्क की स्थापना जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई थी वह अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। कि जो सोचा था कि हम इन समस्याओं का सामना करेंगे और इनका निपटारा करेंगे वो हमें अभी तक नहीं मिला। इसका मुख्य कारण भारत पाक का आपसी तनाव है, क्योंकि इसी की वजह से, भारत और पाकिस्तान के तनाव की वजह से ही कई मुद्दे रह जाते हैं बीच में ही, इनकी आपस में कहासुनी हो जाती है और वो जिस उद्देश्य के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे वो बात ही नहीं हो पाती। सदस्य जो देश हैं को असहयोग की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। छोटे देशों को मन से यह निकालना होगा कि सार्क से केवल भारत का फ़ायदा नहीं है। जो भारत को शंका की दृष्टि से देखते हैं ना कि ये बड़ा है, बड़ा भाई बन रहा है, ये अपना फ़ायदा सोच रहा है, एक तो अपने मन से ये बात निकालनी होगी कि भारत अपना फ़ायदा सोच रहा है। जब भारत और चीन तनावों के बावजूद भारत व्यापार में कोई कमी नहीं आई, देखो चीन के साथ हमारे इतने विवाद हुए लेकिन व्यापार वैसे का वैसा चल रहा है। जब चीन और भारत व्यापार में सहयोगी हो सकते हैं तो दक्षिण एशियाई देशों की भी ऐसा ही कदम उठाना चाहिए, उनको भी, देशों को भी ऐसा ही कदम उठाना चाहिए कि व्यापार की दृष्टि से सोचे, बाकी सारी बातों को साइड में रख दें। तो आपको अगर ये नोट्स ईजी लग रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, बुक से ईजी लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।